मैंने जो पहले का वीडियो है आईटीएफ का, उसमें क्लॉज नंबर 1 से लेकर के क्लॉज नंबर 4 तक का कवर किया है। अभी हम आज क्लॉज 5 से लेकर के 5 और 6 को कवर करेंगे, और अगर टाइम रहा तो 7 को भी कवर कर लेंगे। तो आपने कभी ये देखा है कि जो लोग इतना आईटीएफ कितनी बार नहीं स्टैंडर्ड को पढ़ते हैं, आईएसओ 9001 या फिर आईटीएफ 16949 कितनी बार पढ़े रहते हैं, कितने ट्रेनिंग लिए रहते हैं, फिर भी एक्चुअली में वो समझ क्यों नहीं पाते? क्या हाँ, दिक्कत कहाँ होती है? तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि जो ट्रेनर होते हैं लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए फीस लेकर के भी लोगों को जो एक्चुअल में यूज वो कर रहे होते हैं इंडस्ट्री में, वो उसको रिलेट ही नहीं करते हैं। और अगर उनसे सवाल भी पूछ लो तो उसमें भी नाराज हो जाते हैं कि मतलब हम कंपनी का थोड़ी बताएंगे। भाई, जब तक आप कंपनी से रिलेट नहीं करोगे तो लोग बाग उसको समझ ही नहीं पाएंगे। वो उसका ये जो क्यूएमएस स्टैंडर्ड है, उसका इंटेंट ही नहीं कंप्लीट होगा। तो आज हम इसीलिए इस व्यू को चुने हैं, ताकि इजी तरीके से और इजी माहौल के साथ आपको हम समझा सके। अब देखिए, आईटीएफ में जैसे कि जो 4 नंबर क्लोज था, तो उसमें 4.1, फिर 4.2, 4.3, फिर 4.4, तो वहां पर सीक्वेंस ही गलत है। जो एक्चुअली जो 4.2 है उसको 4.1 होना चाहिए था। अब कैसे? कि जैसे मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है, आप अभी जूम करिए, कोई नई इंडस्ट्री खुल रही है, तो सबसे पहले तो जो इंडस्ट्री खुलेगी, जो कंपनी खुलेगी, जो आदमी कोई भी बिजनेस कर रहा होगा, तो सबसे पहले अपना इंटरेस्टेड पार्टी कौन कौन से है, मतलब उससे हुए जुड़े हुए क्या क्या चीजें रहेंगी। इंटरेस्टेड पार्टी का मतलब कि उस जो आदमी बिजनेस कर रहा है उससे जुड़े हुए जो चीज रहेंगी, जिनकी वजह से अगर वो प्रभावित होगा तो उसका बिजनेस के इम्पैक्ट आएगा, वो डाउनफॉल होगा, या फिर अच्छा भी हो सकता है। अब वो प्रभावित जो होगा वो कैसे होगा, वो डिपेंड करे। तो जिसको नीड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्टेड पार्टी जो है 4.2, एक्चुअली पहला होना चाहिए था। दूसरा जो है कंटेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसमें क्या है कि इंटरनल और एक्सटर्नल इशू फाइंडिंग करना है। तो भाई, जब इंटरेस्टेड पार्टी रहेगी तभी तो इशू फाइंडिंग होगा। फिर फोर्थ नंबर जो 4.3 क्लोज है, उसमें बोलता है स्कोप बनाना है कंपनी का। अब 4.4 बोलता है कि प्रोसेस अप्रोच होनी चाहिए, प्रोसेस डिफाइन करना है। तो अब यहाँ पर जो 4.4 है, प्रोसेस डिफाइन करना था, जब प्रोसेस डिफाइन होगा तभी तो स्कोप बनेगा। तो ये जो इनका क्रम है ना, ये एक्चुअली उल्टा है, जिसकी वजह से लोग बाग अब पहले इशू पढ़ने लगते हैं, नीड एक्सपेक्टेशन बाद में पढ़ते, तो रिलेट ही नहीं कर पाते कि इसी की चीज है। दूसरा चीज, पहले स्कोप बना देंगे फिर प्रोसेस पढ़ेंगे। तो ये 4th नंबर क्लोज था। तो हम आते हैं 5th नंबर क्लोज में, जो कि 5th नंबर क्लोज है लीडरशिप। तो जो 5th नंबर क्लोज है, इसमें 3 सब क्लोज है। 5.1 लीडरशिप एंड कमिटमेंट, और 5.2 जो है पॉलिसी है, 5.3 है तो ऑर्गेनाइजेशन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब यहाँ पर ये देखिए कि ये लीडरशिप मतलब बेसिकली हो गया कि मैनेजमेंट, आपका इंडस्ट्री या फिर जो आप खुद ही इंडस्ट्री अगर खोल रहे हैं तो आपका क्या रोल रहेगा वहाँ पर। तो जैसे कि देखते हैं कि जो कंपनी होती है उसमें मैनेजमेंट का क्या रोल रहता है। मैनेजमेंट का रोल रहता है कि जो पहली बात की जो प्रोसेस हैं, सारे प्रोसेस में जितने भी बिजनेस प्रोसेस हैं, उन प्रोसेस में एक प्रोसेस ओनर को डिफाइन करना। कोई भी प्रोसेस ओनर नहीं चलेगा, प्रोसेस ओनर कॉम्पिटेंट होना चाहिए, मतलब वो कैपेबल होना चाहिए उस प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए, उसको उसको उसके मतलब कस्टोडियन के लिए वो मतलब कॉम्पिटेंट होना चाहिए। दूसरा, मैनेजमेंट का रोल क्या है कि अगर कभी भी जो रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी उस प्रोसेस को रन करने के लिए, तो मैनेजमेंट उस रिसोर्सेज को प्रोवाइड करवाएगा। साथ ही साथ टाइम टू टाइम जो हमने अभी 4th क्लॉज में जो इशू निकले थे इस इंटरेस्टेड पार्टी के, तो उसमें क्या है कि उसको ओवरकम करने के लिए एक्शन लेना है। उस एक्शन को जो है तो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव से रिलेट करना है, क्योंकि क्वालिटी ऑब्जेक्टिव कुछ अलग रहेगा और एक्शन अलग रहेगा, तो मतलब कंपनी के जो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन और पर्पज है उसको डिफीट कर जाएगा, उसको मिलेगा नहीं।
तो यहाँ पर कंपनी को क्या है कि टाइम टाइम पे इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी प्रोसेस की मॉनिटर करते रहना है। जो एमआरएम मीटिंग्स होगी उसमें मैनेजमेंट का पार्टिसिपेशन रहेगा, उसके थ्रू ही वो उसमें से उसी के थ्रू तो रिव्यू करेंगे, एमआरएम के थ्रू ही तो रिव्यू करेंगे कि मतलब कैसा हमारा हेल्थ चल रहा है। जो मैं सब चीज़ें बोल रहा हूँ तो एमआरएम के थ्रू सारा चीज़ रिव्यू हो जाएगा। कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बारे में रिव्यू करेंगे, कस्टमर सेटिस्फाई है नहीं है। कोई नया पार्ट डेवलप हो रहा है तो नया पार्ट डेवलप होने में उसके जो प्रोसेस होती हैं, जो कस्टमर के रिक्वायरमेंट होते हैं, वो फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहा, वो रिव्यू करेगा जो है तो मैनेजमेंट। प्रोडक्ट सेफ्टी जो है तो वहाँ पर रिव्यू करेगा, उसको मॉनिटर करेगा, ट्रेसेबिलिटी मॉनिटर करेगा। तो ये एक मैनेजमेंट का रोल है कि जो कि अब देखिए, अब मैंने आपको ये बता दिया, अब आपको लगेगा ये तो हमारे हो ही रहा है, तो भाई यही तो लिखा है, स्टैंडर्ड में भी यही लिखा है। अब यहाँ पर दूसरा एक बता दूं, ISO 9001 जो है वो बेस जो स्टैंडर्ड है, उसके बाद जो ITF 16949 है वो उसमें कुछ एडिशनल कुछ सप्लीमेंट ऐड किया है। तो आप अगर IATF का स्टैंडर्ड निकाल के काम करोगे तो नहीं हो पाएगा, आपको पहले ISO जानना ही पड़ेगा कि वो क्या बोल रहा है। IATF क्या है, उसी में कुछ एक जैसा मास्टरी जैसा होता है, कुछ अपना ऑटोमोटिव का कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है। तो जैसे कि हमने बताया है, तो 5.1 में देखिए कि क्या क्या मैनेजमेंट करेगा। तो क्वालिटी इफेक्टिवनेस बताया है कि क्वालिटी मैनेजमेंट का देखेगा। साथ ही साथ जो इंटीग्रेटेड जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है और जो एक्चुअल प्रोसेस हो रही है वो इंटीग्रेट होनी चाहिए। ये नहीं कि सिस्टम कुछ अलग बोल रहा है, काम कुछ अलग होना चाहिए। ये भी अकाउंटेबिलिटी मैनेजमेंट की रहेगी इंश्योर करने की। उसके बाद प्रमोटिंग द यूज ऑफ प्रोसेस अप्रोच एंड रिस्क बेस्ड थिंकिंग। प्रोसेस अप्रोच होनी चाहिए और रिस्क बेस्ड थिंकिंग होनी चाहिए। अब प्रोसेस क्या होती है, प्रोसेस अप्रोच क्या होती है, कलेक्शन ऑफ प्रोसेस होता है। जैसे कि एक प्रोसेस के बाद जो दूसरी प्रोसेस होती है, उन प्रोसेस में सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। एक मतलब अलग अलग नहीं होनी चाहिए, कि मतलब रिलेट होनी चाहिए एक दूसरे प्रोसेस। जैसे कि मान लीजिए प्रोसेस का 3 प्रोसेस से काम पड़ता है, तो वो इंटरेक्शन होना चाहिए प्रोसेस का। इसी को डॉक्यूमेंट में प्रोसेस इंटरेक्शन भी बोलते हैं। तो ये मॉनिटर करेगा। रिस्क बेस्ड थिंकिंग मतलब कि जैसे कि पहले हमारा PFME होता था, वो PFME से भी एक स्टेप एडवांस सिस्टम बेस है कि मतलब हमें पहले ही रिस्क को आइडेंटिफाई करके उनको उनके लिए एक्शन प्लान बना लेना है। अब देखिए, जो हम यहाँ पर रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे उसका एक्शन प्लान बनाएंगे। उधर हमारा जो इंटरनल एक्सटर्नल इशू था उसका एक्शन प्लान था, नीड एंड एक्सपेक्टेशन जो पार्टी का था उसके लिए एक्शन प्लान था। इन सारे जो कॉज निकल के आएंगे, जो हमारा एक्शन प्लान निकल के आएगा, उसी एक्शन प्लान अब ये एक्शन प्लान क्या ना, स्मार्ट होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, ठीक है ना, और शॉर्ट होना चाहिए। तो ये ही एक्शन प्लान हमको जो बाद में मॉनिटर तो करना है ना, यही सब ऑब्जेक्टिव में जाएगा। एक बार क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के ऑब्जेक्टिव में जाएगा, उसी से फिर सब डिपार्टमेंट के इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव में चला जाएगा। फिर क्या है, इंश्योरिंग दैट दी रिसोर्स नीडेड फॉर दी। हमने बताया कोई रिसोर्सेज लग रहा है कुछ काम के लिए, कुछ मैन पावर, कुछ मशीन, कुछ एनीथिंग एल्स, तो वो मैनेजमेंट को वहाँ पर उसको प्रोवाइड करवाना है। इम्प्रूवमेंट एक्टिविटी को प्रमोट करना है। सपोर्टिंग अदर रिलीवेंट मैनेजमेंट रोल टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर लीडरशिप एज इट्स अप्लाई टू देयर एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या करना है कि ऑर्गेनाइजेशन शैल डिफाइन एंड इम्प्लीमेंट कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी। अब यहाँ पर पॉलिसी बनाना है उसको, मैनेजमेंट को। तो कौन कौन सी मिनिमम होना चाहिए, एक एंटी बेवरी पॉलिसी, एम्प्लॉय कोड ऑफ कंडक्ट और एथिक्स एक्सक्लेरेशन पॉलिसी, जिसको विसिल ब्लोअर पॉलिसी बोलती है। मिनिमम तो होनी चाहिए, पॉलिसी बहुत सारी बनती है पर ये मिनिमम होना ही होना चाहिए। प्रोसेस इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी जो है तो मॉनिटर होना चाहिए। प्रोसेस ओनर मैंने बता ही दिया, डिफाइन होना चाहिए। प्रोसेस ओनर का मतलब कुछ अलग नहीं है, देख रहे हैं जो आप कर रहे हैं वही चीज लिखा हुआ है। आप अगर ऐसा ही समझेंगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे। तो पहले आप देखिए आप काम क्या हो रहा है इंडस्ट्री में, और वो जो काम हो रहा है वो यहाँ है कि नहीं। अब पर ऐसा कोई भी ट्रेनर बताता ही नहीं है, चाहे 2 लाख भी फीस लेगा ना, वो आपको यहाँ पढ़ के इसका ट्रांसलेट तो कर देगा, पर वो आप काम क्या कर रहे हैं उससे कैसे लिंक है वो नहीं बताएगा। और जब तक ये नहीं बताएगा तो आप नहीं तो 100 बार ट्रेनिंग ले लो, आपको कोई फर्क नहीं गिरने वाला, आपको नहीं समझ में आएगा।
जो क्वालिटी पॉलिसी बनेगी वो क्वालिटी पॉलिसी थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय जितने भी रहेंगे, जो इंटरेस्टेड पार्टी रहेंगी हमारी, उनको हमारा क्वालिटी जो पॉलिसी है पता होना चाहिए, हम क्या क्वालिटी पॉलिसी है। अगर नहीं पता रहेगा, क्योंकि क्वालिटी पॉलिसी कुछ हवा की चीज तो है नहीं, हम कैसे, हमारा विजन मिशन क्या रहेगा, हम कैसे अचीव करेंगे, वही सब तो लिखा है। तो हमारे इंटरेस्टेड पार्टी को, हमारे एम्प्लॉय को ये पता होना चाहिए। फिर जो हमारे हमने प्रोसेस ओनर डिफाइन किया है, तो उसकी जो है रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, वो सब हमको डिफाइन होनी चाहिए। इवन कहना चाहिए कि ये जो इसमें सप्लीमेंट ऐड होता है IITF का ISO 9001 में, वो यही बताता है कि कोई पर्सन ऐसा भी नॉमिनेट आपको रखना है कि जो कि प्रोडक्ट के कंफर्म करे कि ओके है, और अगर उसको डाउट लगता है तो उस शिपमेंट को भी वो रोकने की उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए। आपको ऐसा एक अपॉइंटमेंट करके रखना है। साथ ही साथ को जो इसका सप्लीमेंट है, इसमें ये भी है कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं वो कस्टमर के रिक्वायरमेंट को मीट भी करती रहनी चाहिए। तो ये 5 नंबर क्लॉज ये है। 6 नंबर क्लॉज जो होता है प्लानिंग है, ठीक है ना। प्लानिंग में क्या है कि जैसे कि इसमें क्वालिटी ऑब्जेक्टिव बनाना है। तो जैसे हमारा अभी तो लीडरशिप हुआ, अब क्वालिटी ऑब्जेक्टिव बनाना है, तो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव में जो है, तो इसमें भी 3 क्लॉज आता है। 6.1 एड्रेस एक्शन टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना। अब जो रिस्क हमारा रहेगा उसके लिए हमको एक्शन डिफाइन करना है। जो हमने पहले बोला था कि रिस्क हमको आइडेंटिफाई करना है, कहाँ से, जो इंटरनल एक्सटर्नल इशू, नीड एंड एक्सपेक्टेशन, और जो रिस्क बेस्ड थिंकिंग 5 नंबर क्लॉज में था कि हम के प्रोसेस में, हमारे किस प्रोसेस में क्या क्या रिस्क आएगा, उसके लिए एक्शन हमको यहाँ पर डिफाइन करना है। 6.2 में क्वालिटी ऑब्जेक्टिव एंड प्लानिंग टू अचीव देन, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव बनाना है 6.2 में, और उसका कैसे अचीव करना है वो डिफाइन करना है। और प्लानिंग ऑफ चेंज, ये 6.3 हो गया। तो जो है, तो इसमें क्या क्या आएगा देखिए आप। जो 6.1 है, तो गिव एश्योरेंस दैट द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कैन अचीव इट्स इंटेंडेड रिजल्ट, इनहेंस डिजायरेबल इफेक्ट, प्रिवेंट एंड रिड्यूस अनडिजायर्ड इफेक्ट, अचीव इम्प्रूवमेंट्स। The organization shall plan action to address these risk and opportunity। जो हमने पहले ऑलरेडी बोला, हमने समझा दिया है, मैं इसको पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। इसलिए आप रिलेट करें, अगर आपको कहीं डाउट है तो आप कमेंट करें, हम उसको भी, अगर पूरे कमेंट के बेस पे जो निकल के आएगा क्रश, हम उसके लिए भी एक वीडियो बनाएंगे। अब देखिए वीडियो लंबा होगा, इसलिए हमको 7वां क्लॉज आज नहीं लेंगे, 6 क्लास क्लॉज तक ही बोलेंगे। उसके बाद जो है, तो रिस्क एनालिसिस कर लिया, ठीक है ना। प्रिवेंटिव एक्शन लेना है। अब वो जो रिस्क एनालिसिस एक्चुअली प्रिवेंटिव एक्शन भी हो गया, उसी का छोटा भाई ही समझ सकते हैं आप, जो कि रिस्क एनालिसिस है। प्रिवेंटिव एक्शन क्या, 3 तरह के जैसे एक्शन होता है। कुछ प्रॉब्लम आया, करेक्शन। वो प्रॉब्लम ना आए तो करेक्टिव एक्शन। वो प्रॉब्लम रिकरेंस ही ना हो इन द फ्यूचर में, तो प्रिवेंटिव एक्शन। कंटीजेंसी प्लान बनाना है हमारा, जो कि क्रिटिकल मशीन्स होती हैं, क्रिटिकल प्रोसेस होते हैं, बॉटलनेक मशीन से होती हैं, या फिर जो कुछ मैन पावर को, जो कोई भी एक चीज़ है कि जो इम्पेक्ट डाल सकते हैं आपके पर्पज को, आपके स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन को इंडस्ट्री के, और कस्टमर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल होने से, मतलब में दिक्कत पैदा कर सकते हैं। तो आपको कंटीजेंसी प्लान बनाना है। उसको अगर एक्शन लिखना है कि ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे, ताकि वो चीज़, मतलब कस्टमर को सप्लाई गुड क्वालिटी, ऑन टाइम डिलीवरी डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि आप बेसिकली आपका पर्पस तो तभी कंप्लीट होगा जब आप कस्टमर के पास डिलीवरी ऑन टाइम पहुंचती रहेगी विद क्वालिटी, ठीक है। अगर ये चीज़ आपका नहीं कर पाएंगे तो आपके जितने भी यहाँ पर पर्पज हैं इंडस्ट्री के, सारे फेल होंगे। क्योंकि कस्टमर ही सबसे बड़ा है, कस्टमर ही जो होता है वो सबसे मेन, मतलब आप समझिए कोई भी KPI का, कोई भी मॉनिटरिंग का सबसे ऊंचे दर्जे का जो मॉनिटरिंग रहेगा, कस्टमर ही रहेगा, हर आदमी कस्टमर। फिर 6.2 बोल रहा है क्वालिटी ऑब्जेक्टिव एंड प्लानिंग टू अचीव देम। अब कैसे ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो बता रहा है, यही पूरा एक पेज भर दिया है। अब मैं आपको बता देता हूँ ऐसे ही, ताकि पेज ना पढ़ के। जो भी आप ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो उसको मॉनिटर करेंगे ना, तो वो मेजरेबल होना चाहिए, जेनरिक नहीं होना चाहिए कि हम इम्प्रूवमेंट कर देंगे जी, या फिर हम जो PPM घटा देंगे जी, या फिर हम रिजेक्शन परसेंटेज घटा देंगे जी।
एक टारगेट होना चाहिए, एक कुछ वैल्यू होना चाहिए कि हमारा अभी इतना है, हम इतना घटा के इतना ला देंगे, मेजरेबल होना चाहिए। और मॉनिटर करने लायक होना चाहिए। ये सब पेज भर रखा है, बाकी आप समझिए कंसेप्ट कि स्मार्ट वे में होना चाहिए। स्मार्ट वर्ड याद रखिए, उसका फुल फॉर्म जान लीजिए। अब ये बोल रहा है कि टॉप मैनेजमेंट शैल इंश्योर दैट द क्वालिटी ऑब्जेक्टिव टू मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट्स आर डिफाइंड, एस्टेब्लिश एंड मेंटेन फॉर रिलेवेंट फंक्शन, प्रोसेस एंड लेवल थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग ऑफ चेंज में क्या है कि व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन द नीड ऑफ चेंज फॉर टू द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, दिस चेंजेस शैल बी कैरिड आउट इन ए प्लान्ड मैनर। कोई भी चेंज मतलब जो है तो प्लान्ड मैनर में होना चाहिए और सबको पता होना चाहिए। The organization shall consider the purpose of the change and their potential consequence। मतलब हम क्यों चेंज कर रहे हैं और इसका क्या इम्पैक्ट गिरेगा आगे, हमको पता होना चाहिए। The integrity of the quality management system, the availability of resources, the allocation and relocation of responsibility and authority। मतलब हम कुछ भी चेंज कर रहे हैं तो हम पहले ही तो करते ही है ना, कुछ भी कोई चेंज करेगा तो फिक्स रहेगा ना कौन आदमी कर रहा है, अथॉरिटी डिसाइड ही रहेगी ना। तो एक आप चेंज करने के लिए आप फॉर्म भी भरते हैं इंडस्ट्री में, तो जो आप कर रहे हैं वही तो लिखा है। तो आप बेटर रहेगा कि आप जो कर रहे हैं उसके आधार पे इधर पढ़े, तो आप समझ पाएंगे और आपको दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट वीडियो चूंकि अभी लंबा हो गया है, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है तो क्लॉज नंबर 7 को कवर कर लेंगे और इसी तरीके से बताएंगे, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि आप स्टूडेंट हैं और हम टीचर हैं। एक हंसी हंसी खेल खेल में आप उसको इजीली समझ पाएंगे, क्योंकि इंटेंट क्या है, इंटेंट आपको पढ़ाना नहीं, इंटेंट है कि समझना है। आप जो काम कर रहे हो कैसे लिंक है, एक्चुअली जो आप काम कर रहे हैं वही उसी टाइप की इंडस्ट्री तो आईटीएफ में गई थी ना, अपना रिक्वायरमेंट दिया था कि हमको ऐसा चाहिए, उसी के बेस पे तो बना हुआ है। ऐसा थोड़ी कि वहां से बन के आया फिर आप कर रहे हैं। तो आप इस तरीके से देखिए कि जो आप कर रहे हैं उसके हिसाब से बना है। तो जो आप कर रहे हैं, जैसे आप चूंकि आप एक इंडस्ट्री है, वहाँ तो बहुत सारी इंडस्ट्री अलग अलग टाइप की इंडस्ट्री गई थी वहाँ पर अपना अपना रिक्वायरमेंट देने, उसके बेस पे सबका सबका रिक्वायरमेंट एक साथ मिला करके वहाँ बनाया हुआ है। तो खाली आपको ये देखना है कि आप जो अपने इंडस्ट्री में कर रहे हैं और सारी जो दुनिया की इंडस्ट्री जो कर रही हैं उसमें कहाँ गैप है, बस इतना ही चेक करना है। हो सकता है कि आप जो कर कोई चीज़ दूसरा इंडस्ट्री तो कर रहा है पर आप नहीं कर रहे हैं, तो वो गैप को फाइंडिंग करना है। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ISO 9001 2015 जिसके बेस पे ही बना हुआ है ITF 16949 2016। तो होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है तो क्लॉज 7 क्लॉज 8 को कवर करेंगे। 8 क्लॉज एक्चुअली हार्ट ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बोला जाता है, तो थोड़ा उसमें टाइम भी लगेगा।